हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 24 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है विकास एक दृश्य और एक आयामी होता है। सेकंड है विकास परिवर्तनीय है। थर्ड है विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। और फोर्थ है सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। विकास में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? उसको अच्छा वातावरण प्रदान करके। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा और बाकी के तीन ऑप्शन गलत हैं। दूसरा प्रश्न है निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अधोगामी सिद्धांत। सेकंड है शीर्षगामी सिद्धांत। थर्ड है तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। और फोर्थ है पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले बच्चा पूरे हाथ से चीजों को पकड़ने का कोशिश करता है, उसके बाद उसका अंगुलियों पर नियंत्रण हो पाता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। ऑप्शन फर्स्ट है मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। सेकंड है वंशानुगत होते हैं। थर्ड है सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। और फोर्थ है आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। आंखों का जो कलर होता है या फिर बालों का जो कलर होता है या फिर जो हमारा हाइट है वो वंशानुगत कारकों पर ज्यादा निर्भर होता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है डैश बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय। सेकंड है जनसंचार। थर्ड है धर्म। और फोर्थ है परिवार। तो हम लोग जानते हैं कि परिवार जो है वो सामाजिकरण का प्राथमिक संस्था है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्या समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन फर्स्ट है संवेदगामक अवस्था। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारे ऑप्शन जो थर्ड है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो केवल मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्या समाधान यानी लॉजिक कर पाता है। उसमें अमूर्त वस्तुओं के प्रति यानी जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उसके प्रति वो समस्या समाधान नहीं कर सकता। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है समावेशन। सेकंड है समायोजन। थर्ड है क्रमबद्धता। और फोर्थ है संरक्षण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट समावेशन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसका जो वर्तमान स्कीमा था उसमें उसने कुछ नया ऐड नहीं किया बल्कि उसे उसी रूप में लिया। जब अगर उसे बताया जाता कि यह चमगादड़ जो है वो उसे स्तनधारी कहते हैं, यह पक्षी नहीं है, तो वो अपने स्कीमा को चेंज करता, उसमें को मॉडिफाई करता। तो उस स्थिति में इसका आंसर सेकेंड होता, समायोजन होता। लेकिन इसमें चेंज की बात नहीं की जा रही है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन फर्स्ट है लॉरेंस कोहलवर। सेकंड है लेव वाइगोत्स्की। थर्ड है जेरोम ब्रूनर। और फोर्थ है जीन पियाजे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी जेडपीडी की बात लेव वाइगोत्स्की ने की थी, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर है? ऑप्शन फर्स्ट है पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। सेकंड है पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। थर्ड है पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। फोर्थ है पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चों की बात आत्म केंद्रीयता का द्योतक है।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। पियाजे जो है वो बच्चों को सक्रिय शोधकर्ता अन्वेषक मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें उनके संज्ञानात्मक विकास पर समाज या और संस्कृति का ज्यादा प्रभाव देखते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फातिमा तर्क करती है कि डैश आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? जो उसका उन्होंने कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन का जो स्टेप दिया था, चरण दिया था। ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण, सेकंड है कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, थर्ड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, और फोर्थ है दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। इसमें बात की जा रही है गर्व की, यानी हमें ईमानदार इसलिए नहीं होना है कि हमें मतलब ये अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता हम पर गर्व करेंगे, प्राउड फील करेंगे, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण के चरण में यानी स्टेप में है वो, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में सकारात्मक यानी उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट है सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, सेकंड है योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, थर्ड है कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, और फोर्थ है विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। तो उच्च उपलब्धि या अत्यधिक अंक प्राप्त करने के लिए हमें नहीं पढ़ाना होता है, साथ ही अटल समूह रिजिड नहीं होना है हमें किसी भी चीज को लेकर, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन, सेकंड है परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल, थर्ड है पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, और फोर्थ है बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, पाठ्यचर्या यानी करिकुलम में साथ ही आकलन में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता या रखती है? ऑप्शन फर्स्ट है शारीरिक गति संवेगी बुद्धि, सेकंड है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, थर्ड है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, और फोर्थ है संगीतीय बुद्धि। इसमें बात की जा रही है समूह के स्वभाव, यानी अपना तो है नहीं बल्कि दूसरों के स्वभाव को, इरादों को हम लोग जान रहे हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अंतर व्यक्तिक बुद्धि उसके अंदर है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति में उसके छात्रों में ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, सेकंड है जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, थर्ड है जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा, और फोर्थ है जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। इसमें बात की जा रही है गैर पारंपरिक कार्य की, यानी कि अब तक जो होता है वह उससे उल्टा, यानी जैसे अगर फ्लैश कार्ड में यह दिखाया गया है कि पुरुष जो है वो किचन में साथ में काम कर रहे हैं, साथ ही महिलाएं किसी सेना में कमांड दे रही हैं, तो ये चीज अगर फ्लैश कार्ड में दिखलाया जाए तो क्या है, यह गैर पारंपरिक कार्य हो गया, क्योंकि पहले यह नहीं माना जाता था। तो इसके मदद से क्या होगा कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसमें लचीलापन आएगा, वो फ्लेक्सिबल होगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है विशेषण, सेकंड है निरूपण, थर्ड है रचना, और फोर्थ है प्रत्यास्मरण। तो देखिए प्रत्यास्मरण करना, रिकॉल करना किसी भी चीज को, उच्च श्रेणी चिंतन इसमें कहां लग रहा है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, सेकंड है शतात्मकता को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, यहाँ इसका अर्थ है परसेंटाइल को आकलन का आधार मानने वाला परीक्षण, थर्ड है जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, और फोर्थ है वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे, यानी ऑर्डर में ऐसे रखे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, मानदंड निर्धारित जो निर्देशित आकलन होता है उसमें अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण कहा जा सकता है। बाकी जो ऑप्शन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है यह मानक परीक्षण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक मंदित, सेकंड है बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, थर्ड है मानसिक विकलांग, और फोर्थ है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। वैसे भी विकलांग शब्द का प्रयोग करना अच्छा नहीं है, इसकी जगह पर हम एक नया शब्द दिव्यांग का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है विविधता को सराहना और महत्व देना। सेकंड है सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना। थर्ड है शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना। और फोर्थ है श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। तो देखिए समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सबों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, उनके लिए अलग विद्यालय का प्रावधान नहीं किया जाता। इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है ये इसके समावेशन के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीक होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता, यानी आई कांटेक्ट नहीं करता, और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? ऑप्शन फर्स्ट है मांसपेशीय दुर्विकार। सेकंड है स्वलीन क्रम विकार। थर्ड है गुणज वैकल्य। और फोर्थ है गति समन्वय विकल्प। इसमें गति की तो कोई बात ही नहीं हुई, ना ही यहाँ पर वो मैथ्स का कोई कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। बच्चा खुद में ही खोया हुआ है, उसे स्वलीन विकार है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? ऑप्शन फर्स्ट है विमर्श वैकल्य। सेकंड है वाचन वैकल्य। थर्ड है गुणज वैकल्य। और फोर्थ है उत्साह वैकल्य। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, इसे वाचन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया कहते हैं। इसमें तो कैलकुलेशन की बात ही नहीं है, मैथ्स की कोई बात ही नहीं है, तो गुणज वैकल्य कैसे हो सकता है? इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है आवेगशीलता। सेकंड है प्रतिवर्तता। थर्ड है अतिक्रियाशीलता। और फोर्थ है सृजनात्मकता। तो किसी भी चीज के लिए नया विचार लाना, अलग से सोचना, समस्या समाधान अलग तरीके से करना, यह क्या है? सृजनात्मकता का लक्षण है। इसलिए फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट है शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर। सेकंड है पुनर्बलन के सिद्धांत पर। थर्ड है क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम पर। और फोर्थ है ज्ञान के निर्माण पर। इसमें कहीं भी पुनर्बलन की बात हुई है? नहीं हुई है। तो साथ ही यहाँ पर अनुकूलन भी नहीं हो रहा है, या फिर यह भी नहीं हो रहा है कि एक ही क्रिया को हम बार बार कर रहे हैं, बल्कि क्या हो रहा है कि अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हैं। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा, ज्ञान के निर्माण पर। अगला प्रश्न है, सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने इस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है वह आलसी है और बहाने बनाती रहती है। सेकंड है अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। थर्ड है वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है। और ऑप्शन फोर्थ है वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले विद्यार्थी है। तो इसमें विवेक की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। पलायनवादी अगर होती तो वो पढ़ने से ही बचती, केवल मैथ से नहीं बचती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, वह अधिगम असाध्यता यानी हेल्पलेस महसूस कर रही है खुद को। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अबीर की कक्षा में बच्चे सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण कलाप में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक संरचनावादी। सेकंड है व्यक्तिक संरचनावादी। थर्ड है परंपरागत कक्षा। और फोर्थ है बहुभाषीय कक्षा। तो देखिए इसमें बात की जा रही है सहपाठियों के साथ मिलकर कार्य करने की, अनेक प्रकार के कार्य करने की, सहयोग की, साथ ही ज्ञान निर्माण की। तो यह क्या है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, सामाजिक संरचनावादी कक्षा इसे कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? ऑप्शन फर्स्ट है अन्वेषण आधारित अधिगम। सेकंड है कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र। थर्ड है वेधन तथा बार बार अभ्यास। और फोर्थ है चर्चा आधारित कक्षाएं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, वेधन और बार बार अभ्यास को, एक ही चीज को बार बार करने को प्रोत्साहन नहीं मिलता है जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका सही आंसर है। थर्ड जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है,
किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुरूपता, सेकंड है निगमन परीक्षण, थर्ड है स्मृति सहायक विधियां, फोर्थ है साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे अनुरूपता कहते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जानकारी को संप्रेषित और सुव्यवस्थित करके, सेकंड है उप संप्रत्यय को हटाकर, थर्ड है जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, फोर्थ है प्रत्यास्मरण पर अति बल देकर। तो देखिए याद करने पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं करना है, क्योंकि बच्चा स्कूल से ही वो नहीं बना है, बल्कि उसे जहां रहना है वो समाज में ही रहना है, इसलिए इसे हमें पृथक नहीं करना है किसी भी हाल में, साथ ही उप संप्रत्यय को हटाना नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अधिक वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता, सेकंड है अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, थर्ड है बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, और फोर्थ है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव। तो देखिए जो त्रुटियां हैं वो दर्शाती हैं कि बच्चों और वयस्कों के चिंतन यानी सोचने की प्रक्रिया में जो गुणात्मक रूप से भिन्नता है उसको प्रदर्शित करती है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। वहीं अगर यहाँ पर दिया हुआ होता मात्रात्मक भिन्नता तो वो हमारा गलत हो जाता। बच्चों की जो थॉट होते हैं, जो चिंतन होते हैं, वो वयस्कों से गुणात्मक यानी गुण में अलग होते हैं, मात्रा में अलग नहीं होते, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो सेम ही होती है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है सहानुभूति, सेकंड है तदानुभूति, थर्ड है उदासीनता और फोर्थ है ग्लानि। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, इसे हम लोग तदानुभूति कहते हैं। सहानुभूति बच्चों के प्रति सही नहीं होता, बल्कि तदानुभूति सही होता है, ताकि हम महसूस करें कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, कैसे सीख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को डैश का भाव महसूस होगा। ऑप्शन फर्स्ट है ऊब, सेकंड है दुश्चिंता, थर्ड है क्रोध और फोर्थ है शर्म। तो देखिए जब परिणाम अनिश्चित हो या फिर जब लग रहा हो कि हम असफल हो जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा? तनाव होगा, चिंता होगी, दुश्चिंता होगी या फिर एंग्जाइटी उसे बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? ऑप्शन फर्स्ट है जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, सेकंड है मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, थर्ड है अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, और फोर्थ है बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, बच्चों को लेबलिंग नहीं करना है, उनमें लेबल नहीं लगाना है, कौन अच्छा है कौन अत्यधिक तीव्र बुद्धि का है। तो ऐसा करेंगे तो बच्चों में हीनता की भावना आएगी, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। देखिए यह प्रश्न जो है वो 21 दिसंबर का है और इसमें किसी को डाउट था। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, राजू 61 के स्थान पर यानी 61 के स्थान पर 16 लिखता है यानी उल्टा लिखता है, और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, यानी उसे भ्रम होता है कि यह बी को डी लिख देता है, डी को पी लिख देता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? ऑप्शन फर्स्ट है पठन वैकल्य, सेकंड है स्वलीनता क्रम विकार, थर्ड है शैक्षिक असहायता और फोर्थ है लेखन वैकल्य। तो देखिए इसमें भ्रमित नहीं होना है। अगर बच्चे को लिखने में कोई गलती हो रही है, यानी वो समझता सब कुछ ठीक है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम है, हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, तो या फिर एक भी चीज को वो रिपीट कर दे रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा लेखन वैकल्य। लेकिन यहाँ पर उसकी बात की जा रही है, नहीं की जा रही है, बच्चे को कंफ्यूजन है, वो भ्रमित हो जा रहा है कि 61 है या 16 है, बी है या डी है, गॉड को डॉग पढ़ता है या फिर लिखता भी है। तो जब अगर आप सीधी सी बात है कि अगर आप जिस चीज को अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो उसे लिखेंगे तो लिखने में भ्रमित होंगे ही, तो उसे पठन वैकल्य है यानी डिस्लेक्सिया का समस्या है। लेखन वैकल्य इसमें नहीं होगा। लेखन वैकल्य तब होगा जब आप चीज को समझते हैं लेकिन फिर भी लिखने में असमर्थ हैं। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा और इसे यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है, अन्यथा आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। यह छोटा सा अंतर है पठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया में और डिसग्राफिया में, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।